10 के दमदार ट्रेड्स की शुरुआत करेंगे। एक हेडलाइन की एरर रिमूव कर देते हैं। हमने बिग स्टॉक्स में बारीक का जिक्र किया था, प्रीमियर का तो हमने ये कहा था कि अगर नीचे खुलेगा तो उसमें एक्चुअली अपॉर्चुनिटी होगी, जो हुई भी। चलिए 10 के दमदार ट्रेड्स में हमारे साथ आशीष बहेती और सचिदानंद उत्तेकर पिछले शो से बने हुए हैं। साथ ही मोतीलाल ओसवाल से रुचित जैन और मंत्री फिनमार्ट से अरुण कुमार मंत्री जुड़ेंगे। उसके बाद हमारे साथ पेडिग्री एडवाइजरी के फाउंडर दिलीप भट्ट होंगे और टेक्निकल पर बात करेंगे कोटक सिक्योरिटीज़ के श्रीकांत चौहान से। साथ ही नूपुर से जानेंगे कि डॉक्टर रेड्डीज़ के शेयर पर आज प्रेशर क्यों देखने को मिल रहा है। एक नज़र मार्केट पर, और अब निफ्टी 25,600 के ऊपर निकला है। देखिए, एक कहीं ना कहीं मार्केट ने शायद गूगली फेंकी। कल एक बड़ी गिरावट हुई, आज इमीडिएटली मार्केट ने उस लेवल को तो एटलीस्ट रिक्लेम किया। 25,609 के करीब का वो लेवल था, आज का हाई 25,608 के करीब है। अब देखते हैं हम 25,650 निकाल पाते हैं, नहीं निकाल पाते हैं, जहाँ सारी मूविंग एवरेजेस प्लेस्ड हैं। लेकिन रिकवरी को लीड कर रहा है आईटी। जी हाँ, एक बड़ी गिरावट के बाद फाइनली 23% की गिरावट के बाद निफ्टी आईटी में आज अच्छी रिकवरी, करीब 3.25% की रिकवरी है। और अगर आप निफ्टी के टॉप गेनर्स देखेंगे तो पांचों फॉर अ चेंज आज आईटी नाम है। इन्फोसिस लीड कर रहा है उसको 2.5% ऊपर, एचसीएल टेक, टीसीएस, टेक महिंद्रा और विप्रो सभी में अच्छी रैली है। इसके अलावा इंटरग्लोब एविएशन 2% ऊपर, लार्सन एंड ट्यूब्रो, आईसीआईसीआई बैंक, ये कुछ और स्टॉक्स हैं जहां पर स्ट्रेंथ है। वीकनेस वाले स्टॉक्स में अगर आप देखें, निफ्टी में एक ही है, डॉक्टर रेड्डीज़, करीब 1% नीचे। एफएनओ स्टॉक्स में वारी एनर्जीज अभी भी करीब 12% नीचे। हालांकि प्रीमियर सेकंड टॉप लूजर है, लेकिन डे हाई पर है, 5% प्रीमियर नीचे है। आईआरएफसी 4% नीचे है। और गेनर्स में फिर आईटी स्टॉक्स, केपीआईटी टेक 5% और मेटल्स, वेदांता, नैल्को, सेल, सब में इस समय आप अच्छा मूव देख रहे हैं। बीरू जी हाँ, ये थी बाजार की अब तक की छोटी सी समरी। क्या हुआ क्या नहीं हुआ। निफ्टी स्ट्राइकिंग 25600। हमारे साथ आशीष बहेती जी पिछले कार्यक्रम से, सचिन जी पिछले कार्यक्रम से इस कार्यक्रम में मौजूद रहेंगे। फ्रेश पर्सपेक्टिव लेके, ताज़ा तरीन नजरिए लेकर अरुण कुमार मंत्री और रुचित जैन। आप सभी को नमस्कार। अरुण जी, गुड मॉर्निंग। आपके दो ट्रेड्स इस वक्त के। वीरेन जी, गुड मॉर्निंग। वीरेन जी, एनबीएफसी और ऑटो, ये दो ही सेक्टर मुझे लग रहा है आज काफी अच्छे लाइमलाइट में नजर आ रहे हैं। तो पहला स्टॉक श्रीराम फाइनेंस में खरीदारी की सलाह रहेगी। एक काफी अच्छा फ्लैट पैटर्न स्टॉक में बन रहा है, ब्रेकआउट पेंडिंग है, पर मुझे लग रहा है कहीं ना कहीं ये ब्रेकआउट आने वाले दिन में हो सकता है आपको पैन आउट होता हुआ नजर आए। तो प्रीएम्प्टिव बाई श्रीराम फाइनेंस में करें, 1060 का स्टॉप लॉस लगाए। ऊपर में 1097 तक के टारगेट श्रीराम फाइनेंस में आ सकते हैं। दूसरा स्टॉक अगेन वीरेन जी, ऑटो से हीरो मोटो में रहेगा। हीरो मोटो में एक अच्छा ब्रेकआउट इंट्राडे चार्ट्स पे नजर आ रहा है, यहाँ से मोमेंटम अच्छा बन सकता है। 5626 के आसपास है, 5560 का स्टॉप लॉस लगाए और 5789 तक के टारगेट हीरो मोटो में आ सकते हैं। तो हीरो मोटो, श्रीराम फाइनेंस दोनों ही लॉन्ग साइड के ट्रेड। हीरो मोटो कॉर्प और श्रीराम फाइनेंस आपकी दो बाय कॉल्स। रुचित, गुड मॉर्निंग। आपके दो ट्रेड्स। वेरी गुड मॉर्निंग वीरेंद्र जी। दो स्टॉक्स खरीदारी की साइड है। सबसे पहले तो जो मेटल्स में स्टील रिलेटेड स्टॉक्स में जो तेजी हम पिछले कुछ दिनों में देख रहे हैं, आई थिंक उसे मिस नहीं करनी चाहिए। टाटा स्टील मेरी खरीदारी की सलाह रहेगी वो स्पेस में से। हालांकि व्यू, जिंदाल स्टील, स्टेल, टाटा स्टील सभी तीनों पे ही पॉजिटिव है। और टाटा स्टील के चार्ट सेक्टर्स का एकदम क्लीन है, तो करंट लेवल्स पे खरीदारी करें 207 के नीचे स्टॉप लॉस रख के 222 के टारगेट्स के लिए। और सेकंड एक सेगमेंट जो चार्ट्स पे काफी बुलिश है वो है वायर्स एंड केबल्स एंड वायर्स का सेगमेंट। तो उसमें से केईआई इंडस्ट्रीज में खरीदारी की सलाह रहेगी। इसमें भी आप देखेंगे तो सेक्टोरल मूव है, चाहे पॉलीकैब ले, केईआई ये ले, जो रीसेंट मार्केट करेक्शन आया है उसमें आउट परफॉर्मर रहे हैं और सब प्रीवियस स्विंग हाई सरपास करके अपने अपट्रेंड को कंटिन्यू कर रहे हैं। सो केईआई इंडस्ट्री करंट लेवल्स पे 4780 के नीचे स्टॉप लॉस रख के खरीदारी की सलाह है 5050 के टारगेट्स के लिए। ओके, के इंडस्ट्रीज आपका बाय कॉल। तो यहाँ पे केबल और वायर सेगमेंट में आपकी एक स्ट्रॉन्ग बाय कॉल है। अब चलते हैं बाकी दो कॉल्स के लिए। अब आशीष बहेती जी, आपके दो ट्रेड्स क्या रहेंगे? मिडिल सेक्टर पे ध्यान रहेगा। ऑलरेडी सेल और नैल्को में हमारा रिकमेंडेशन है, बट फ्रेश ट्रेड के हिसाब से जेएसडब्ल्यू स्टील में भी अब मोमेंटम को चेज किया जा सकता है। यहाँ पे हमें लग रहा है कि जो स्टॉप लॉस मेंटेन करना चाहिए 1255 का एसएल मेंटेन करे। ऊपर में जो टारगेट रहेंगे 1280 और 1295 तक के बीच में देखे जा सकते हैं। दूसरा जो स्टॉक हमें अच्छा लग रहा है कोल इंडिया। यहाँ पे भी एक स्टॉक कल 20 डे के सरपास किया था और आज वापस फॉलो थ्रू बाइंग इसमें देखने मिल रही है। यहाँ पे भी खरीदारी की जा सकती है। जो स्टॉप लॉस मेंटेन करना 428 का एसएल मेंटेन करे। ऊपर में जो टारगेट रहेंगे 445 और 455 तक के इसमें देखे जा सकते हैं।
ओके, कोल इंडिया का बाय कॉल, पावर स्पेस, कोल इसमें अच्छी स्ट्रेंथ रही भी, ग्लोबल की शीट में विजिबल था वो। सचिन जी, आपके दो ट्रेड्स। वीर जी, एक स्टॉक यहाँ पर कॉमन हो चुका है, लेवल्स भी काफी कॉमन है ऑन द स्टॉप लॉस साइड। कोल इंडिया मुझे लग रहा है एक शानदार ब्रेकआउट यहाँ पर हुआ है। एक डायमंड फॉर्मेशन, एक काफी रेयर फॉर्मेशन होता है वेव पैटर्न में, वहां पर एक ब्रेकआउट हुआ था कल के सत्र में। 430 के आसपास का जो एक ऑप्शन क्लस्टर था वो काफी कॉन्फिडेंटली इसने ब्रेक किया है। एंड जिस तरीके से ये पैटर्न है, जिस तरीके से ये स्ट्रक्चर है, मुझे लग रहा है 452 तक ये पर्टिकुलर मोमेंटम एक्सटेंड होना चाहिए। यहाँ पर पैटर्न के लिहाज से पोजिशनल टारगेट अराउंड 470 का है, तो यहाँ पर खरीदारी करने की सलाह होगी। कोल इंडिया के फ्यूचर्स में स्टॉप लॉस आपको 428 पे लगाना है। ट्रेडिंग मोमेंटम का टारगेट होगा 452 का, पोजिशनल टारगेट होगा 470 का। जो सेकंड स्टॉक हमारे रेडार पे रहा है वो है एलटीएफ। यहाँ पर जिस तरीके से एक कंसोलिडेशन हुआ था, एक डिक्लाइन के बाद वो कंसोलिडेशन काफी हेल्दी था। 300 का लेवल काफी अहम था, वो पर्टिकुलर लेवल इसने आज सीरीज की ओपनिंग में ही ब्रेक कर दिया है। तो मुझे लग रहा है यहाँ पर काफी बड़ा रेंज शिफ्ट होना चाहिए। जिस तरीके से डेटा है 320 के आसपास का एक इमीडिएट स्विंग नजर आ रहा है, तो यहाँ पर भी मोमेंटम चेस करने की सलाह होगी 302 के क्लोजिंग बेसिस के स्टॉप लॉस के साथ। ऑलराइट, चलिए, तो ये हो गए इस समय की कुछ ट्रेड्स। मीनवाइल एक बार लॉयड्स मेटल लेकर आइए। आज सुबह एक बड़ी पॉजिटिव ब्रोकरेज रिपोर्ट आई थी इसके ऊपर, और ये स्टॉक अब डे हाई पर है। आज सुबह इसको रचना जी ने भी पिक किया था, आई थिंक कैश कॉल्स में 1184 पर प्री ओपन पर सेटल हुआ था। आई थिंक टारगेट सेट हुए हैं उनके भी। अच्छी ट्रेड रही वो, और रिपोर्ट भी अच्छी थी, काफ़ी बुलिश रिपोर्ट थी। आज मेटल्स में वैसे भी मोमेंटम था। चलिए, अब हमारे साथ पेडिग्री एडवाइजरी के फाउंडर दिलीप भट्ट जुड़े हैं, उनसे समझते हैं कि मार्केट को लेकर उनका क्या व्यू है। दिलीप जी, गुड मॉर्निंग। सबसे पहले आपसे मैं सवाल पूछूंगा, आप इतने समय से मार्केट ट्रैक कर रहे हैं, आईटी में जो इस समय हो रहा है वो 2003 में हुआ था लास्ट टाइम। उसके बाद इस तरीके का मूव नहीं देखा हमने। आप इस समय इन स्टॉक्स को बाय कर रहे हैं या अभी अवॉइड करेंगे? गुड मॉर्निंग अनुज जी। आई थिंक जिस तरह से सॉफ्टवेयर स्टॉक्स जो गिरे हैं और जो रीजन से गिरे हैं वो शायद इमीडिएटली करेक्ट होंगे नहीं वो रीजंस, और जो ओवर एक्सपोजर जो था काफी फंड्स के, और वो थोड़ा वो काफी हद तक उन्होंने अनवाइंड किया हुआ है, जिसकी वजह से ये काफी हद तक इतना नीचे गिर गए हैं। लेकिन मेरा ये मानना है कि थोड़ा जरा देयर इज अ स्ट्रक्चरल चेंज जो अंडर वे है, और जब तक ये स्ट्रक्चरल वे सेटल डाउन नहीं होता, मुझे लगता है शायद ओवरऑल सॉफ्टवेयर स्टॉक भले नीचे गिरे हो, कभी कदाच आपको एक मोमेंटम बाय मिले, शॉर्ट टर्म टैक्टिकल बाय मिल जाए, टेक्निकल बाय मिल जाए, लेकिन मेरे हिसाब से शायद इट विल रिमेन लाइक दिस एट बेस्ट। मे बी थोड़े और नीचे आ सकते हैं, लेकिन यहाँ से शायद इट में लैंग्वेज फॉर सम टाइम, बिकॉज यहाँ से ऐसा ओवरऑल एनालिसिस में ऐसा पता चल रहा है शायद ग्रोथ विल बी अंडर क्वेश्चन मार्क, मार्जिन्स विल बी अंडर क्वेश्चन मार्क। और जब भी हम देखते हैं कि उस तरह का चीज आता है, whether it was paint industry, we saw the same thing. The best of the stocks have to languish, have to go in for sideways correction. मैं ये मानता हूँ शायद at best it will be a sideways correction. ओके, दिलीप सर नमस्कार, वीरेंद्र बोल रहा हूँ। आईटी पे अपना अपना व्यू दिया, मैं आता और कुछ और स्पेस पे, लेकिन अगेंस्ट ऑल कोलैप्स लुक एट मेटल्स सर। आज भी बहुत सारे स्टॉक्स अपना ऑल टाइम हाई क्रिएट कर रहे हैं। मेटल्स की प्लेसमेंट आफ्टर आई थिंक बिट ऑफ सॉफ्टनेस इन फर्स्ट हाफ ऑफ फरवरी आपको लग कैसी रही है? बोथ आई मीन फेरस नॉन फेरस, और अगर आपका झुकाव किसी खास स्पेस पे है लाइक फेरस या फिर नॉन फेरस, आपको प्लेसमेंट कैसी नजर आ रही है मेटल्स की इस वक्त? गुड मॉर्निंग वीरेंद्र जी। मुझे लगता है शायद ये मेटल स्पेस सबके रडार में जरूर रहेगा इन्वेस्टमेंट के हिसाब से। और अगर हम देखें कि खास करके नॉन फेरस मेटल्स है, जिस तरह से जो हम अंडरस्टैंड कर रहे हैं, जो फंडामेंटल्स बन रहा है, वेदर इट इज एल्यूमिनियम, कॉपर, जो काफी हद तक इन अ वे इट इज वेल डिस्कवर्ड कि क्या फंडामेंटल्स, हाउ ये फंडामेंटल्स कैसे मेटल्स को फेवर कर रहा है। मुझे लगता है ये शायद अगले 1-2 साल तक कंटिन्यू रहेगा। तो मेरा ये मानना है कि नॉन फेरस मेटल्स में एल्यूमिनियम, कॉपर, जिंक शायद विल कंटिन्यू टू डू एक्सट्रीमली वेल, और इसमें लोगों का इंटरेस्ट जरूर बना रहेगा। तो उसमें हम बहुत पॉजिटिव हैं।
और जहां तक कि फेरस मेटल्स का सवाल है, आई थिंक इट्स अ मिक्स्ड बैग। कोई जल्दबाजी नहीं करनी चाहिए फेरस मेटल्स में। आई मीन खास करके जो स्टील के स्टॉक्स की बात कर रहे हैं हम लोग, क्योंकि वहां पर एक कांस्टेंट चाइनीज थ्रेट बना रहेगा और अभी हम चाइनीज के इंपोर्ट पैरिटी में बेचते हैं। तो मुझे नहीं लगता कि जिस तरह से कैपिटल इंटेंसिटी बढ़ रहा है सम ऑफ द स्टील कंपनीज में, एक बार जरा वेट एंड वॉच करेंगे फेरस मेटल्स में, बट नॉन फेरस मेटल्स में जरूर हम बुलिश हैं। ओके, मेटल्स में अच्छा मूव आ रहा है इस समय। वैसे खैर लेट्स सी आगे किस तरीके के मूव्स आएंगे यहाँ पर। दिलीप जी, ये जो आईडीएफसी फर्स्ट बैंक में हुआ, उसके बाद क्या आपका थोड़ा कुछ व्यू बदला क्या इस स्टॉक पर? और लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर्स, क्योंकि स्टॉक ने अच्छा पैसा बनाकर दिया है, एक बड़ा इंपॉर्टेंट डेवलपमेंट हुआ, इसलिए आपसे पूछ रहा हूँ, क्या कुछ व्यू होगा आपका इस स्टॉक पर? अनुज जी, मैं ये मानता हूँ कि जहां तक आईडीएफसी बैंक का मैनेजमेंट है, खास करके उनके जो सीईओ है वैद्यनाथन जी, मुझे लगता है द कंपनी इज अंडर द राइट हैंड्स। ही इज एन एक्सेलेंट मैनेजरियल पर्सन, एक्सेलेंट मैनेजमेंट विदाउट एनी डाउट। तो ये सबको ध्यान में जरूर रखते हैं हम लोग। लेकिन जिस तरह से जो हुआ, तो ये एक क्वेश्चन जरूर रेज करता है कि ओवरऑल इंटरनल सिस्टम्स, इंटरनल कंट्रोल्स क्या हद तक, कितने हद तक काबू में है, वो एक क्वेश्चन मार्क जरूर रहता है। मैं तो समझूंगा आईडीएफसी फर्स्ट बैंक का जो हुआ एक हम एबिरेशन करके समझ के हम भूल जाएंगे, लेकिन जरूर ऑन अ लॉन्ग टर्म बेसिस इसमें जरूर इन्वेस्ट करना चाहिए। बट ऑन अ शॉर्ट टर्म बेसिस ये कंसर्न जरूर रहेगा कि हाउ दे विल ओवरकम द इंटरनल सिस्टम्स एंड द कंट्रोल्स ऑफ द कंपनी। अदरवाइज बैंक में बिल्कुल कोई दिक्कत नहीं है। I think they are doing very well, and under Mr. Vaidyanathan, I think it's doing an excellent job. अच्छा दिलीप सर, कल एटर्नल ने, कल जोमेटो ने शायद आपका ध्यान खींचा होगा। पहले हर इंसान का इस स्पेस में, अगर आप देखिए न्यू एज स्टॉक्स में एक अलग व्यू है। कोई कहता है भाई आप कैश बहुत बर्न कर रहे हैं। फिर कल एक नई कहानी आई, एक प्रमोटर जिसने इसको स्थापित किया, वो सडनली अगर आप देखें तो दूसरे वेंचर की तरफ अग्रसर होता हुआ। क्या ये स्पेस आपके इस वक्त रडार पे है? और क्या ऐसे स्टॉक्स में क्या मार्केट का कन्विक्शन थोड़ा कम होगा जहां प्रमोटर जो है वो थोड़ा सा शफल करके दूसरे वेंचर्स पे फोकस कर रहा है? न्यू एज स्टॉक्स पे आपका टेक क्या है इस वक्त? जरूर, अगर मैनेजमेंट का अटेंशन डाइग्रेस हो जाता है, डाइग्रेस तो नहीं कहूंगा, लेकिन शायद मल्टीपल जगह चला जाता है, तो ये कंसर्न बना रहेगा। बिकॉज दिस इज अ कॉन्सेप्ट स्टॉक, एक कॉन्सेप्ट स्टॉक रहा है जहां पर काफी लोगों ने, बड़े बड़े इन्वेस्टरों ने, दे हैव टेकन अ लीप ऑफ फेथ कि आगे चलकर बहुत अच्छी तरह से कैश जनरेट कर सकेगा ऑन अ वेरी हाई स्केल ऑफ बिजनेस। वो सब तो बिल्कुल चेंज नहीं हुआ है। एक मैनेजमेंट अगर दूसरे वेंचर पे फोकस करेगा तो डेफिनेटली दैट्स अ नेगेटिव पॉइंट एज फार एज द कंपनी इज कंसर्न। लेकिन जिस तरह से एटर्नल, स्विगी जिस तरह से खड़े हैं अभी, मैं समझूंगा कि एट लोअर लेवल्स एक जरूर इस पे ध्यान देना चाहिए कि कब क्या मौका, शायद यहाँ से और एक 3 to 5% डाउन बाय करना चाहिए। मैं समझूंगा यस, जरूर बाय करना चाहिए एटर्नल, स्विगी, बिल्कुल। क्योंकि अगर स्विगी भी देखें हम, तो मुझे लगता है कि उनका जो क्विक कॉमर्स का बिजनेस है वो तो शायद वर्चुअली फ्री मिल रहा है। अगर हम समझे कि उनके पास 13,000 करोड़ कैश है स्विगी के पास, और अगर एबिटा को 34-35 टाइम्स देंगे, तो हम समझते हैं कि उनका क्विक कॉमर्स बिजनेस बिल्कुल फ्री मिल रहा है। तो स्विगी और एटर्नल दोनों पे ध्यान देना चाहिए हमारे हिसाब से। मे बी स्लाइटली यू कैन बाय एट द करंट लेवल्स एंड स्टार्ट बाइंग मोर एट द स्लाइटली लोअर लेवल्स। चलिए, अच्छा इंक्रीमेंटली अब आप कहाँ पर पॉजिटिव है, कहाँ पर आप पैसा लगाएंगे इस बाजार में? सेक्टर वाइज अगर देखें तो मुझे लगता है ये व्हाइट गुड सेगमेंट 2-3 साल से बहुत दबाव में रहा है इन टर्म्स ऑफ द वॉल्यूम ग्रोथ। और जब वॉल्यूम डिक्रीज होता है तो ये ऑपरेटिंग लेवरेज एकदम रिवर्स वे में प्ले हो जाता है। और जिस तरह से हम देख रहे हैं कि ओवरऑल जो डेवलपमेंट्स, ओवरऑल थोड़ा बहुत वॉल्यूम ग्रोथ ओवरऑल अक्रॉस द कंट्री जो चैनल चेक्स में जो पता चल रहा है, मुझे लगता है व्हाइट गुड्स विल मेक अ गुड कमबैक इन दिस ईयर एंड मे बी नेक्स्ट ईयर। तो ये व्हाइट गुड सेगमेंट में जैसे ब्लू स्टार है, वोल्टास है, वर्लपूल है, ध्यान देना चाहिए। मुझे लगता है इसमें
एक अच्छा मौका मिल सकता है। और जिस तरह से हम देख रहे हैं कि आई मीन स्पेशली द एसी पार्ट ऑफ इट, जिस तरह से फरवरी बहुत गर्म रहा है ओवरऑल इन टर्म्स ऑफ द वेदर, और जैसे वेदर फोरकास्ट भी ऐसा ही है कि समर विल बी प्रीटी हॉट दिस ईयर, तो आई थिंक एसी विल लीड द ओवरऑल चार्ज फॉर द व्हाइट गुड्स। तो मैं व्हाइट गुड्स में मुझे लगता है इट लुक्स गुड। आई वुड आल्सो बेट बिहाइंड द हॉस्पिटैलिटी व्हिच इज द होटल सेक्टर। मैं समझूंगा कि अपार्ट फ्रॉम द फ्रंट लाइन्स एक ताज जीवीके है, लेमन ट्री है, उसमें भी जरूर ध्यान देना चाहिए। आई थिंक बोथ दिस सेक्टर्स विल कंटिन्यू टू डू वेल इन द कमिंग टाइम्स। अच्छा सर, अभी तक पूरा का पूरा एफएमसीजी बास्केट लगभग पिछले 1.5 साल से रीबिल्ड नहीं कर पाया अपने आप को। आईटी से कोलैप्स हुआ, हालांकि उन्होंने सिगरेट प्राइसेस का हाइक लिया भी, यहाँ पर लीडरशिप अभी भी बैंकों के हाथ में है। रूरल के नंबर इस बार अच्छे थे। Q3 में मेरा बहुत एफएमसीजी कंपनी के साथ इंटरेक्शन हुआ, बट वो जो कहते हैं ना चार्म, वो अभी तक नहीं है इस पूरे स्पेस में। सेक्टर ऐसा अगर आप देखें होल नहीं डिलीवर कर पा रहा है। इट्स ऑल अबाउट आई थिंक योर स्टॉक पिकिंग। आपका प्रेफर्ड स्टॉक क्या है इस वक्त एफएमसीजी बास्केट में? एफएमसीजी भी एक ऐसा सेक्टर है जहां पर हम काफी टाइम से एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि शायद इसमें मोमेंटम आएगा, और ये मोमेंटम आ ही सकता है ओनली देयर इज अ वॉल्यूम ग्रोथ। हमने पहले देखा कि ओवरऑल वॉल्यूम ग्रोथ इन द अदर देन अर्बन एरियाज वो एक दिक्कत था। जैसे अभी आपने कहा कि इट इज पिकिंग अप, और हम भी यही समझते हैं कि इन दोज एरियाज आई थिंक द वॉल्यूम ग्रोथ हैज स्टार्टेड पिकिंग अप। और उसी समय हम देख रहे हैं कि शायद अर्बन एरियाज में इट हैज बिकम सॉफ्ट, इट हैज बिकम म्यूटेड। और अगर हम एचयूएल के मैनेजमेंट को सुने, मैरिको के मैनेजमेंट को सुने, डाबर के मैनेजमेंट को सुने, वो कॉन्फिडेंस नहीं बता रहे उतना कि वॉल्यूम ग्रोथ विल कम बैक इन अ बिग वे, हाई सिंगल डिजिट या हाई लो डबल डिजिट ग्रोथ। अभी तक उस तरफ हम गए नहीं हैं, लेकिन मैं पर्सनली कहूंगा कि वन शुड बाय एफएमसीजी स्टॉक्स लाइक ब्रिटानिया, एचयूएल, टाटा कंज्यूमर। मैं यही समझूंगा कि शायद ओवर नेक्स्ट 8 to 12 months एक बहुत अच्छा मौका मिलेगा जहां पर where you will be able to get a good profit on some of these stocks. ऑलराइट, चलिए दिलीप जी, बहुत बहुत शुक्रिया आज हमारे साथ जुड़ने के लिए और अपना समय हमें देने के लिए। आगे बढ़ते हैं, डॉक्टर रेड्डीज़ की बात करते हैं। क्यों इस पर दबाव है? एक सिटी की रिपोर्ट आई है और क्या कंसर्न्स बताए गए हैं। हालांकि रिकवरी आ गई क्योंकि एक हल्की सी पॉजिटिव खबर होती, तो पूरा एक ओवरऑल एनालिसिस कर लेते हैं नूपुर के साथ। नूपुर, गुड मॉर्निंग, बताइए। गुड मॉर्निंग। सबसे पहले नेगेटिव खबर ही बताती हूँ क्योंकि लाल निशान में आपको स्टॉक ट्रेड करते हुए नज़र आ रहा है। कल एमएनसी कंपनी नोवा नॉर्डिक ने एक अनाउंसमेंट की जहाँ पे उनकी जो 2 मेन दवाएं ओपेंजिक और वीग्रोवी, उसके जो दाम है उसमें कटौती करते हुए दिखे। एमएनसी कंपनी है लेकिन यूएस में जो है ये दाम घटाती हुई दिखी है। अगले साल के शुरुआत से ही ये जो बड़ा ऐलान है वो लागू होते हुए दिखेगा। अब जो प्राइस कट लिया है ना वो काफ़ी सिग्निफिकेंट है, क्योंकि वीग्रोवी की बात करें तो 50% से ज़्यादा का प्राइस कट होगा, और ज़ेम्पिक की बात करें तो 35% की कटौती आपको यहाँ पर भी दिखेगी। अब डॉक्टर रेड्डीज से ये इसलिए रिलेटेड है क्योंकि ये सेमाग्लूटिन बेस्ड दवाइयाँ हैं जो कि नॉर्मली डायबिटिक्स और जो वेट लॉस है उसके लिए इस्तेमाल की जाती है। और अगर ये ब्रांडेड दवा के प्राइस कम होते हैं तो ऑटोमेटिकली जो जेनेरिक मार्केट है वहाँ पर भी प्राइस कट होना संभव है। और डॉक्टर रेड्डीज जो है वो अपना इस सेमाग्लूटिन का जो बेस है वो विस्तार करने में लगा हुआ है, स्पेशली कनाडा में। और यूएस के बाद अब ये माना जा रहा है कि नोवा हो सकता है कनाडा और ब्राज़ील में भी ये प्राइस कट लेता हुआ आपको नजर आए। अगर ये प्राइस कट लेता है तो सीधा सीधा इम्पैक्ट कंपनी के मार्जिन्स पर आते हुए दिखेगा। सिटी ने भी इसी पॉइंट को हाईलाइट किया है। उनका भी यही मानना है कि ये पूरा जो मामला है उसकी वजह से जो जेनेरिक सेमाग्लूटिन का मार्केट है उस पर असर आते हुए नजर आ सकता है। ऑलरेडी कनाडा के जो FY 27-28 के जो एस्टिमेट्स है उसके बिलो ही कंपनी के जो है वो रेवेन्यूज आते हुए नजर आएंगे। ये भी एक बड़ा कंसर्न वहाँ पे आते हुए दिखा है। हालांकि नोवा ने ये इसीलिए किया है क्योंकि वो कंपटीशन देख रहा है दूसरे जेनेरिक प्लेयर्स की तरफ से, और उसे अपना मार्केट शेयर और अपना वॉल्यूम दोनों बचाए रखना है, जिसकी वजह से बड़ा प्राइस कट लिया है। हालांकि डॉक्टर रेड्डीज ने एक और कल अनाउंसमेंट की थी, जो इन्वेस्टिगेशन थी वो कंक्लूड हो चुकी है, वो पॉजिटिव खबर थी। लेकिन इस खबर के चलते आज कंपनी आज जो है वो थोड़ा नेगेटिव ट्रेड कर रहा है। जी हाँ, बिल्कुल। अगर आप देखें कोलैप्स, मिनी कोलैप्स इन डॉक्टर रेड्डीज। सर, बहुत बहुत शुक्रिया इस पूरी चर्चा के लिए।
तो डॉक्टर रेड्डीज आपकी स्क्रीन पे जरा प्लीज़ इंटरनेट चार्ट लेके आइए एक बार। अभी भी आप देखें सीवियर प्राइस डैमेज के साथ ट्रेड करता हुआ। अब एक काम करते हैं, विषय बदलते हैं थोड़ा सा यहाँ पर। डॉक्टर रेड्डीज करीब 0.5% नीचे। राहुल शर्मा डायरेक्टर एंड हेड ऑफ रिसर्च जीएम फाइनेंशियल सर्विसेज के जुड़ चुके हैं। ओके, माफ़ कीजिएगा, श्रीकांत चौहान हमारे से जुड़ चुके हैं। श्रीकांत जी, माफ़ी चाहूँगा, बड़े बड़े शहरों में कभी छोटी छोटी गलतियां होती रहती हैं, लेकिन मुझसे आज बड़ी बड़ी गलती हो गई है ना। आपको राहुल शर्मा बोल दिया। श्रीकांत जी हमारे साथ मौजूद हैं। श्रीकांत जी गुड मॉर्निंग, क्या व्यू है आपका आज? गुड मॉर्निंग वीरेंद्र। नहीं, कोई बात नहीं। आप इतने लोगों से बात करते हैं और 99.99% आप हमेशा राइट ही होते हो, तो कभी एक आध 0.001 की गलती एक्सेप्टेड है हमने। और बताइए सर, बाकी तो देखिए, बाकी मार्केट, हाँ नहीं, वैसे मार्केट जो है वो, इनफैक्ट मैं कहूंगा ना वीरेंद्र जी, अगर मैं आपकी जगह पे रहता तो मैं कितनी गलतियां करता मुझे पता नहीं है। सो एनीवे, मार्केट को देखते हैं। मार्केट में वैसे देखा जाए तो आज एक कंप्लीट रिवर्सल एक्टिविटी है। कल के फॉल को अभी मार्केट ने कंप्लीटली रिवर्स कर दिया है, कल के हाई को क्रॉस किया है, जो एक अच्छी बात है। लेकिन ये ट्रेंड, जिगजैग ट्रेंड हम पिछले ऑलमोस्ट 7-8 डेज से देख रहे हैं। तो मार्केट नीचे आता है, देन अगेन 350 370 में सपोर्ट मिलता है, देन अगेन ऊपर आता है। तो मुझे लग रहा है कि हमें स्टॉक स्पेसिफिक रहना जरूरी है इंस्टेड ऑफ लुकिंग एट मार्केट। बट यस, मार्केट में 25,800 और 25,300 का भी दायरा बना हुआ है, तो उसके बेसिस पे हम काम करेंगे। स्टॉक स्पेसिफिक और सेक्टर स्पेसिफिक अगर देखा जाए तो मेटल्स, टू व्हीलर्स और कुछ अदानी ग्रुप के रिलेटेड स्टॉक्स में अच्छी तेजी बनी है, और ये तेजी हमें लगता है कि बरकरार रहेगी। तो स्पेसिफिकली अगर टू व्हीलर से देखा जाए तो वीरेंद्र जी, मुझे लगता है कि टीवीएस मोटर्स, यहाँ पे हमें ध्यान रखना है। टीवीएस मोटर्स अभी 3870 3875 के करीब ट्रेड कर रहा है। काफी अच्छा एक राइजिंग टॉप राइजिंग बॉटम का फॉर्मेशन बना है, मल्टीपल रेजिस्टेंस को क्रॉस करने की कोशिश कर सकता है। तो यहाँ से जो नेक्स्ट टारगेट्स उभर के आ रहे हैं वो है 3970 के, और हमें जो स्टॉप लॉस रखना है वो हम रखेंगे एट 3815। तो 3815 के स्टॉप लॉस के साथ टीवीएस मोटर्स को खरीदना है। इसके अलावा मुझे लगता है कि स्टील में बहुत अच्छी तेजी बनी है। ऑलमोस्ट ऑल द स्टॉक्स देखा जाए तो अपने ऑल टाइम हाइज में ट्रेड कर रहा है, विच इज पॉजिटिव। दैट मींस कि ट्रेंडिंग मोमेंटम है। तो स्टील में जिंदल स्टील एंड पावर, ये हमारा एक स्ट्रॉन्ग कैंडिडेट है। हमें लगता है कि ये स्टॉक चल सकता है। यहाँ पे तेजी बनेगी तो ये 1275 1280 के लेवल्स दिखा सकता है। 1255 के करीब ट्रेड कर रहा है। यहाँ पे जो स्टॉप लॉस रखना है वो हम रखेंगे 1225 का। तो 1280 और 1300 के टारगेट्स के लिए जिंदल स्टील एंड पावर खरीदे 1230 के स्टॉप लॉस के साथ। ये हो गई ट्रेड। श्रीकांत जी बहुत बहुत शुक्रिया ट्रेड्स हमें देने के लिए। और बिल्कुल, वैसे खैर जो आपने बीरू को कहा, ये सब चीज़ें होती रहती हैं। और बीरू, वो गैंग्स ऑफ वासेपुर में वो कहता ना कि संतरा को सेब कहने से संतरा थोड़ी ना हो जाएगा, सेब ही रहेगा। तो वो नाम बदलने से कुछ थोड़ा हो जाएगा। तो वही। चलिए, आपने आज 2-3 चीज़ें बहुत अच्छी रखी है अनुज। एक वो 2004 के मैच की यादें, और एक ही मूवी गजब की है ना। हाँ, फिर वो कई बार क्या होता है ना, आप रात को सो नहीं पाते ना, तो कुछ ना कुछ सोचते रहते हैं। तो कल ऐसा ही एक दिन था, मैं कल पूरी रात सो नहीं पाया, तो कुछ ना कुछ सोचता रहा था, तो उसमें कुछ ना कुछ निकल कर आ गया। तो खैर एनीवे, चलिए काम करते हैं। अब मेटल शेयरों में अच्छी तेज़ी है, क्यों, ये समझ लेते हैं एक बार आशीष से। आशीष, गुड मॉर्निंग। और आज सारे मेटल्स में बहुत शानदार चमक देखने को मिल रही है। पूरा इंडेक्स भी देखें तो अब तकरीबन 2.5% के ऊपर तेजी दिखा रहा है। अब दरअसल अगर आप देखें तो बहुत सारे ब्रोकरेजेस ऐसे हैं जो मेटल स्टॉक्स पर बुलिश हो रहे हैं। सबसे पहले सबसे ज़्यादा डाइवर्सिफाइड कंपनी जो है वेदांता, इसके बारे में दरअसल जानते हैं। और सिटी की तरफ से रिपोर्ट आई। एक तो ये कह रहे हैं कि वैल्यूएशन इस भाव पर भी इन्हें अच्छी लग रही है। 5.5 टाइम्स EV एबिटा पर ये वैल्यूएशन को आकर्षक बता रहे हैं। साथ में ये बता रहे हैं कि शॉर्ट टर्म में हो सकता है कि स्टॉक में तकरीबन 15% के आसपास की तेजी देखने को मिले। कारण ये कि जो डीमर्जर का ट्रिगर है अभी इफेक्टिवली प्ले करता हुआ नजर आएगा। और इन्होंने एक पेयर ट्रेड को यहाँ पर सजेस्ट किया है। ये बता रहे कि वेदांता पर आप ओवरवेट हो जाइए और वहीं JSW स्टील इस पर अंडरवेट हो जाइए। लेकिन ऐसा नहीं है कि बाकी सारे ब्रोकरेजेस भी JSW स्टील पर या स्टील सेक्टर पर बेरिश हो रहे हैं। इनफैक्ट आप देखें तो 2 ब्रोकरेज हाउस की तरफ से रिपोर्ट और है। और सबसे पहले CLSA की रिपोर्ट सामने रखता हूँ। ये बता रहे हैं कि वैल्यूएशन री रेटिंग जो स्टील कंपनीज में देखने को मिल रही है, ये आगे भी बरकरार देखने को मिलेगी। जो HRC की कीमतें दिसंबर के लो से 15% ऊपर है। इससे बढ़िया तेजी आपको रीबार के प्राइसेस में देखने को मिली है। और साथ में अगर आप देखें तो जो स्टील सेक्टर है इसमें मल्टीपल जो
टेलविंड्स आ रही हैं, इसका फायदा यहाँ पर देखने को मिलेगा। अब रेटिंग और टारगेट प्राइस के हिसाब से देखें तो JSW स्टील ये स्टॉक इन्हें पसंद आता है, यहाँ पर रेटिंग को इन्होंने अपग्रेड कर दिया। टाटा स्टील पर हालांकि होल्ड की रेटिंग के साथ टारगेट प्राइस को बरकरार रखा है और जिंदल स्टील पर भी देखें तो 1375 ये लक्ष्य को यहाँ पर बढ़ाया गया है। लेकिन मेटल और माइनिंग कंपनीज पर मैक्वारी की तरफ से भी रिपोर्ट देखने को मिली, जहाँ पर ये बता रहे हैं कि एक तो वैल्यूएशन आकर्षक है, साथ में शॉर्ट टर्म में 1000 से लेकर 1500 रुपए प्रति टन कीमतें स्टील की और बढ़ती हुई नजर आ सकती हैं और इसी के चलते पूरे सेक्टर में इन्हें JSW स्टील ये स्टॉक काफ़ी ज़्यादा पसंद आता है। बता रहे कि वॉल्यूम्स लगातार बढ़ रही हैं, अब प्राइसेस बढ़ रहे हैं तो इसका मल्टीपल इम्पैक्ट है। लेकिन आज ये दिग्गज स्टॉक्स को भी छोड़ के कोई कैश का स्टॉक भी देखें तो सारे मेटल स्पेस के स्टॉक्स में बढ़िया तेजी है। ऑलराइट, शुक्रिया आपका आशीष इस जानकारी के लिए। तो ये समय आपके लिए मेटल स्टॉक पर मूव। मार्केट अभी भी 25,600 के ऊपर निफ्टी और अच्छी ब्रेड्थ के साथ ठीक ठाक काम कर रहा है। अब देखते हैं कल के हाईज के ऊपर हम निकल पाएंगे या नहीं निकल पाएंगे। इस शो को समेटेंगे, इसके बाद कंचन और श्रेया आपके लिए लेकर आएंगे ट्रेडर्स हॉटलाइन।